हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हमारा हरियाणा के इतिहास का अगला चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 1857 के विद्रोह की। 1857 के विद्रोह में हरियाणा की क्या भूमिका रही थी और क्या क्या काम हुए थे, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। जिसने नहीं देखा हुआ हमारी प्लेलिस्ट को, हरियाणा की प्लेलिस्ट को चेक कर सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे 1857 के विद्रोह के बाद की कहानी आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पर, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, आज करते हैं, चलो स्टार्ट आगे। 1857 के बाद जो हमारे एक महत्वपूर्ण मूवमेंट आता है, इंपोर्टेंट जो आता है, वो क्या आता है 1885 के अंदर। 1885 के अंदर 1885 में क्या हुआ था, हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। और किसने इसकी स्थापना करी थी, तो इसके जो स्थापना करने वाले थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी कांग्रेस पार्टी की 1885 के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद क्या होता है, हरियाणा के अंदर इसकी क्या रहती है 1885 के बाद 1886 के अंदर, 1886 के अंदर जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है किसको, लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर के प्रयासों से, उनकी प्रयासों से 1886 के अंदर जो कांग्रेस थी उसकी एक ब्रांच खुली अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की एक ब्रांच खुली 1886 में, किसके, लाला मुरलीधर के प्रयासों के द्वारा। लाला मुरलीधर को हम क्या किस नाम से जानते हैं, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। आगे क्या हो जाता है, इसी क्रम में 1887 के अंदर एक नेता और थे हमारे जो भी काफी फेमस थे, लाला लाजपत राय। कौन से, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को प्रयासों से क्या हुआ, उन्होंने जो इनका क्षेत्र था हिसार के अंदर, इनके प्रयासों से क्या हुआ, एक हिसार के अंदर इनकी जो कांग्रेस थी, हिसार के अंदर इनकी दूसरी ब्रांच खुली। यानी जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके अंदर जो उनकी शुरू की दो ब्रांचें खुली थी वो हरियाणा के अंदर ही खुली थी, पहली अंबाला के अंदर, दूसरी हिसार के अंदर। ठीक है, दोनों के नेता लाला मुरलीधर और लाला लाजपत राय, इन दोनों के प्रयासों से ये हरियाणा के अंदर खुली थी। अब लाला लाजपत राय थे, ये काफी फेमस थे अपने इधर हिसार साइड में। इनकी लोकप्रियता के कारण जो कांग्रेस के साथ में थे काफी लोग जुड़े, काफी लोगों ने इनके समर्थन करा। जो भी इनकी मीटिंगें होती थी, जो इनकी जनसभा होती थी, जैसे 1888 के अंदर एक जनसभा हुई थी, हिसार के अंदर एक जनसभा हुई थी 1888 के अंदर। वहां की जो जनसंख्या थी हिसार की उस समय लगभग 15,000 के अप्रोक्सी थी। उस जनसंख्या के अंदर ही 15,000 होने के बावजूद भी यहाँ पर जो इनकी मीटिंग होती, जो सार्वजनिक बैठक जो इनकी हुई थी 1888 के अंदर, जो सार्वजनिक बैठक हुई थी, सार्वजनिक बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर भी काफी जमावड़ा, काफी लोगों को देखा गया। किसके कारण, लाला लाजपत राय की वहां पर लोकप्रियता के कारण इसको देखा गया। यानी लाला लाजपत राय की लोकप्रियता के कारण ही कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी विकसित हो पाई, इनकी लोकप्रियता के कारण। फिर आगे क्या होता है, 1892 के अंदर, 1892 के अंदर जो लाला लाजपत राय जी हमारे, ये चले जाते हैं लाहौर। इनके लाहौर जाने से क्या होता है, लोगों के अंदर ये मानसिकता हो जाती है कि ये शायद इस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। तो इनके जाने के बाद जो लोग थे वह भी इस पार्टी को छोड़ने लगे, जो कांग्रेस पार्टी थी हमारी उस पार्टी को धीरे धीरे छोड़ने लगे। लेकिन इस समय में दूसरा मोड़ क्या था, जो हमारे लाला मुरलीधर थे, लाला मुरलीधर थे जिन्होंने कहा कि अंबाला की कमान संभाल रखी थी, उन्होंने वहां पर जो उनकी कमान थी एज इट इज बना के रखी। वहां पर जो बंदे थे, जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ, उनको वैसा की वैसा बना रहे हो। वहां पर इस चीज का इफेक्ट वहां पर नहीं होने दिया, उन्होंने इस चीज का इफेक्ट नहीं होने दिया। तो उन्होंने काफी अपने प्रयास करके रखे। 1892 में हमारे ये यहाँ पर चले गए थे। उसके बाद क्या होता है, ये कहानी चलती है आगे। चलते चलते बात आ जाती है 1905 के अंदर। 1905 के अंदर जैसा कि आप सबको पता है क्या हुआ था, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। अब क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश सरकार थी वो देख रही थी भाई ये इनकी जो बनी है, कांग्रेस पार्टी बनी है, इसके साथ काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जुड़ने के बाद आगे ताकि कुछ ना हो, उनकी नीति यही रहती थी, फूट डालो की नीति। तो उन्होंने यहाँ पर वही फूट डालो की नीति को अपनाया और यहाँ क्या करा, बंग भंग की नीति अपनाई। बंग किसकी, बंग भंग, बंग
भंग। भंग भंग क्या है? भंग से बंगाल और भंग से भाग कर दिया, यानी 1905 के अंदर इसका विभाजन कर दिया। आगे क्या हुआ 1905 के बाद? अब इन्होंने जब ये करा तो इनका विरोध काफी होने लगा, ब्रिटिश सरकार का लोगों के द्वारा विरोध किया जाने लगा कि भाई ये विभाजन कैसे कर दिया। और जो इन्होंने करा था उस टाइम पे जो वायसराय थे वो होते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय पे वायसराय होते थे जिन्होंने इसका विभाजन करा था। अब लोगों का यहाँ पर विरोध होने लगा कि भाई बंगाल का विभाजन हो गया, तो लोगों का विरोध होने लगा, लोगों का विरोध काफी बढ़ता जा रहा था। तो उस समय एक और थे हमारे जो रोहतक के नेता थे, कहाँ के? रोहतक के, जिनका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। ये क्या थे? ये अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे और अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनसे अवगत कराते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे, इस टाइप का मान ले। तो इनकी जो ये कविताएं थी ये काफी बढ़िया थी और इसलिए काफी फेमस भी थे। इन्होंने इससे काफी लोगों को प्रोत्साहित किया और विरोध के अंदर आगे लाके खड़ा भी करा उन्होंने अपनी इस काबिलियत के हिसाब से उन्होंने इसको खड़ा करा आगे। फिर आगे क्या हो जाता है, जब देखते हैं भाई ये जो बंगाल विभाजन का जो विरोध हो रहा था वो काफी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, काफी बढ़ता चला गया। और किस चक्कर में, यानी विरोध जो बढ़ रहा था उसकी मेन जड़ क्या थी? जो ब्रिटिश सरकार ने देखी कि उस समय जो ये बढ़ रहा है जो विरोध उस समय, तो उसकी एक जड़ क्या है? तो जड़ में निकल के आता है नाम लाला लाजपत राय का। अब काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता थे तो इनकी बातों को लोग टालते नहीं थे, जैसे ये कह रहे थे वैसे चल रहे थे और विरोध काफी हुआ जा रहा था। तो उन्होंने क्या करा 1907 के अंदर, कितने के अंदर? 1907 के अंदर जो हमारे नेता है ये कौन से? लाला लाजपत राय, इनको ही गिरफ्तार कर लिया, इनको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके जो म्यांमार वाला जेल था, म्यांमार वाले जेल के अंदर इनको पहुंचा दिया। अब भाई जब इनके साथ में लोग खड़े होकर इतना विरोध कर रहे थे, जब इनके ऊपर ही दिक्कत आएगी, इनको ही जेल भेज दिया, तो अब क्या लोग ठहरने वाले थे? नहीं ठहरने वाले थे। उन्होंने इसके बाद में और ज्यादा विरोध करना चालू कर दिया, जो नीतियां थी वो होने लगी काफी। और 1909 के अंदर इसको देखते देखते धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा था। 1909 के अंदर इन लोगों ने क्या करा, जो उनके डिप्टी कमिश्नर थे, एक डिप्टी कमिश्नर थे जो उनका जो बंगला था वो बंगला कहा था अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर जो इनका बंगला था उस बंगले के ऊपर क्या करा लोगों ने? बम फेंक दिए। क्या करा? वो मतलब जो इनका विरोध था इस हद तक पहुंच चुका था, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के बंगले पे बम फेंक दिए। बम फेंक दिया तो वहां पर ये जो कमिश्नर थे वो तो वहां बच गए, लेकिन यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, वो किस हद तक पहुंच चुका था। तो उसी टाइम पे एक कहानी और होती है, एक घटना और होती है 1909 के अंदर। क्या होते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हर 10 साल के अंदर अपना एक सुधार डालती थी और लोगों को बताती थी कि हम भारत में यह काम कर रहे हैं, आगे हम यह काम करेंगे, जिससे कि भारत के अंदर लोगों को रोजगार मिले, यानी अट्रैक्टिव चीजें बताती थी, जैसे हमारे इलेक्शन के टाइम पे होता है उसी टाइम पे उसी तरह ही मार्लेमिंटो सुधार एक पारित किया गया 1909 के अंदर। यह पारित किया गया मार्लेमिंटो जो सुधार आया था, यहीं से ही जो हिंदू मुसलमानों की जो थी, क्या हिंदू मुसलमानों के अंदर जो टकराव की, यानी जो टकराव की स्थिति पैदा हुई या जो विभाजन वाली स्थिति पैदा हुई, वो यहीं से मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, जो अंग्रेज सरकार थी, बताया है आपको, पता ही है वो क्या करती थी, फूट डालो की नीति को अपनाती थी। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की नीति को अपनाया। कैसे? इसके अंदर उन्होंने क्या करा, जहां पर भी जो इलाके थे, कोई भी इलाका है, वहां पर अगर मुस्लिम संख्या ज्यादा है, हिंदू संख्या कम है, तो वहां पर एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व खड़ा कर दिया, यानी उनका जो प्रतिनिधित्व करेगा एक मुसलमान व्यक्ति करेगा। अब मुसलमान व्यक्ति करेगा तो वहां हिंदू की संख्या कम है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के अंदर उनकी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाती थी तो भाई वो अपना वहां से पलायन करके जहाँ हिंदू लोग रह रहे थे वो वहां पहुंच गए। ऐसे ही जहाँ हिंदू था वहां हिंदू खड़े कर दिए और मुसलमान वहां से पलायन हो गए, मुसलमान वाले इलाकों चले गए, यानी हिंदू मुस्लिम वहां से क्या हुए, अलग अलग होने लगे। अब हिंदू मुस्लिम अलग होने लगे तो भाई वहां से उनकी नीति थी वो कामयाब होने लगी, जो फूट डालो की नीति थी। तो ये मार्लेमिंटो के अंदर यह किया गया और इसके लिए भी बाल मुकुंद गुप्त ने जो इनके मार्लेमिंटो सुधार आया था, इसके लिए भी उन्होंने अपने कविताओं के जरिए, अपने लेखों के माध्यम से लोगों को ये बात पहुंचाई कि इसके अंदर जो ये
सुधार बनाया, इसमें कोई सुधार नहीं है। और क्या करने चाह रही है, जो ब्रिटिश सरकार है क्या करना चाह रही है, उन सब चीजों से अवगत कराने की काफी कोशिश करी और लोगों को बताया, समझाया, उसका जो नीतियां थी उनको सामने रखा इसका। तो इन्होंने काफी कुछ इस चीज के लिए भी करा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो हमने क्या देखा था, जो बाल मुकुंद गुप्त थे उन्होंने अपनी एक शिव शंभू के, क्या थी, शिव शंभू, शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से एक लेख रखा था, शिव शंभू के चिट्ठे, इसके नाम से एक लेख लिखा था, जिससे उन्होंने जो उनका ये आया था 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, उसके लिए शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से एक लेख लिखा था। और उसके अंदर सारी चीजों को बताया गया, लोगों के सामने रखा गया, उसको अवगत कराया गया, क्या चीज है, क्या नीतियां हैं इसके पीछे, सब बताया गया। उसके बाद क्या आ जाते हैं, 9 जनवरी की बात आ जाती है। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी अब पता ही हम सेलिब्रेट करते हैं, किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी दिवस के नाम से, प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारे गांधी जी थे, जो गांधी जी थे वो रिटर्न हुए थे। कहाँ रिटर्न हुए थे, वो इंडिया के अंदर आए थे अफ्रीका से। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गांधी जी इस दिन पे अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो 1915 में ये आ गए थे, एक आध साल ये घूमे, घूमने के बाद इन्होंने भारत की जो स्थिति है उसका जायजा करा। और उसके बाद जो एक दो आंदोलन थे उनके अंदर भी हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद उन्होंने बताया, हिस्सा लेने के बाद उन्होंने जो वहां पर 2-3 आंदोलन करे, जैसे चंपारण का आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, इनके अंदर पार्टिसिपेट करा और इनको सक्सेस तक पहुंचाया। आगे फिर बात आ जाती है इनकी, गांधी जी आते हैं तो एक रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। जो एक हमारा रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट के लिए इन्होंने, गांधी जी ने क्या करा था, एक सत्याग्रह करा था। अब रॉलेट एक्ट के अंदर क्या था, रॉलेट एक्ट के अंदर जो था क्या, ना अपील, ना दलील, ना वकील, कुछ भी नहीं। यानी जो सरकार थी, जिसके ऊपर सरकार को, ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा शक होता था कि भाई ये उपद्रवी है, तो उसको, मतलब उपद्रवी की इनके हिसाब में वो था, जो आजादी के लिए मांग कर रहे थे उनको ये डर लेते थे, सीधे जेल में ले जाते थे। ना वो अपील कर सकते थे कोर्ट के अंदर, ना उनको वकील से बातचीत करने की, और ना वो अपनी दलील बता सकते थे भाई क्या हुआ भी है या नहीं हुआ एक्चुअली। बस शक के आधार पर ये उनको उठा लेते थे और जेल में डाल देते थे। तो इसका भी काफी विरोध हुआ, विरोध होने लगा। इसके विरोध में ये हमारा सत्याग्रह गांधी जी ने चालू करा था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 मार्च 1919 को। जो ये रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था, 21 मार्च 1919 को ये रॉलेट एक्ट हमारा आ गया। और इसका विरोध करना फिर सत्याग्रह के थ्रू गांधी जी ने इसका विरोध करना चालू करा। इसके विरोध में ही गांधी जी यहाँ पर आए थे, हमारे हरियाणा क्षेत्र के अंदर आए थे। कब आए थे, 10 अप्रैल को 1919। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी हरियाणा के अंदर आए थे। और बंबई से, कहां से आए थे, बंबई से, और पलवल आए थे, हरियाणा के जो पलवल है, पलवल स्टेशन पर आए थे। और यहाँ क्या हुआ था इनके साथ, पलवल स्टेशन पर जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इनको यहाँ से गिरफ्तार करवा लिया। कब, 10 अप्रैल को इनको यहाँ से गिरफ्तार करवा लिया गया। अब जब ये पता चला लोगों को कि भाई हमारे गांधी जी जो हमारे प्रोत्साहन करने के लिए, हमारे को नेतृत्व करने के लिए यहाँ आ रहे थे, उनको यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो ये इनका जो लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन का तरीका वो और ज्यादा उग्र हो गया। और जैसे माना जाता है 13 से 14 अप्रैल जो थी, 13-14 अप्रैल को काफी उग्र तरीके से जो विरोध प्रदर्शन था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और 14 अप्रैल की बात हुई थी, तो 14 अप्रैल को जो एक रेलवे के अधिकारी थे, रेलवे के अधिकारी पर हमला हुआ। और बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर, बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन था, उसके ऊपर भी हमला हुआ, वहां पर भी हमला होने लगा। फिर आगे बात चलती है 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल को क्या होता है, 19 अप्रैल को जो हमारे अंबाला के अंदर एक क्या थी, सिख की एक रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट थी। उस रेजिमेंट का एक स्टोर था, सिख रेजिमेंट का एक स्टोर था, उस स्टोर के अंदर आग लगा दी जाती है। तो ये क्या देखा जा रहा था, ये काफी बढ़ता जा रहा था विद्रोह। जब गांधी जी को पता चलता है तो 19 अप्रैल को, सेम डे 19 अप्रैल को ही गांधी जी द्वारा जो ये सत्याग्रह था इसको वापस ले लिया जाता है। गांधी जी द्वारा जो ये सत्याग्रह था इसको वापस ले लिया जाता है। और इसके बाद स्टार्ट करा जाता है हमारा अगला, क्या है वो,
जो रॉलेट एक्ट के बाद स्टार्ट हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमारा 1 अगस्त 1920। कब? 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट होना था। बट क्या होता है, 1 अगस्त 1920 को हमारे जो नेता थे जिनका क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक, जिनका क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर 1 अगस्त 1920 को। तो उसी टाइम पे कुछ दिनों बाद में यह स्टार्ट किया जाता है। अब असहयोग आंदोलन क्या था, भाई जो हमारे जो ब्रिटिश सरकार है जो ये चीज कहेगी, काम करने कहेगी, हम उस चीज को सहयोग नहीं करेंगे। जो भी ये कॉपरेशन करने के लिए कहेंगे हम इनको कॉपरेट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हमारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। कब से? अगस्त 1920 से आंदोलन स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके लिए जो हमारे गांधी जी थे इसके प्रोत्साहन के लिए भी, जैसे 15 फरवरी को हमारे भिवानी के अंदर आए थे गांधी जी, 15 फरवरी को भिवानी के अंदर आए थे। 17 फरवरी को इसी साल में 1920 के अंदर ही स्टार्ट होने से पहले ही 15 फरवरी को 17 फरवरी को ये रोहतक के अंदर आए थे। किस चीज के लिए आए थे? लोगों का सहयोग मांगने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, भाई हम ये आंदोलन करने हैं और इसके अंदर सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद 22 अक्टूबर को क्या होता है, 22 अक्टूबर 1920 को जब ये स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग के अंदर मीटिंग रखी जाती है जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं हमारे जो हरियाणा के केसरी कहे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा, जिनको हम हरियाणा के केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा के केसरी बोलते हैं। उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग यहाँ पर होती है। पंडित नेकीराम उनकी अध्यक्षता में होती है और इनके साथ में के देसाई भी थे, के देसाई, इनके नेतृत्व में यहाँ मीटिंग होती है। और ये इसको सपोर्ट करने के लिए कहा जाता है कि भाई असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सके और ब्रिटिश सरकार को धूल चटा सके, यानी उनको यहाँ से हरा सके और उनको अपना आज़ादी को हम पा सके। इसलिए ये चीजें स्टार्ट हुई थी 22 अक्टूबर के बाद। फिर जब बात आगे चलती है 1921 के अंदर बात आ जाती है हमारी, कब? फरवरी के अंदर। फरवरी 1921 के अंदर गांधी जी दोबारा हरियाणा के अंदर आते हैं और यहाँ पर सपोर्ट के लिए दोबारा आग्रह करते हैं, भाई हमारा सपोर्ट बनाए रखें और इस आंदोलन को सक्सेस करें ताकि हम जल्दी से जल्दी आज़ादी पा सके ब्रिटिश सरकार से। फिर आगे क्या होता है, बात ये आंदोलन चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। आगे बात आ जाती है 5 फरवरी की, 5 फरवरी 1922 की। 1922 की जब बात आ जाती है, क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो जाता है जिसको हम चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। जिसको किसके नाम से? चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। ये क्या था, एक बिहार की साइड में ये जगह पड़ती है। उस जगह पे थोड़ी सी बातचीत हो जाने के बाद जो इस आंदोलन से आंदोलनकारी जुड़े हुए थे उनके और पुलिस वालों के साथ, तो जो आंदोलनकारी होते हैं वो जो पुलिस चौकी होती है उसके अंदर सारे पुलिस वालों को बंद करके उसके अंदर आग लगा देते हैं, जिससे वो पुलिस वाले वहीं पर जल के राख हो जाते हैं। और इस आंदोलन में यह आंदोलन एक अहिंसा का रूप तो नहीं लिया, हिंसा का रूप ले लिया, क्योंकि जो गांधी जी थे वो अहिंसा पे चलने वाले थे और वो वहां पर यही देखते कि भाई जो हमारा आंदोलन अहिंसा पे चल रहा था वो हिंसा की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, 12 फरवरी 1922 को ये जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस ले लिया, इसको बंद कर दिया कि भाई ये आंदोलन हम बंद करते हैं क्योंकि रास्ता अब चेंज होता जा रहा है, अहिंसा से हिंसा की ओर बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। और इसको बंद करने के साथ ही क्या हो जाता है, जब इसको बंद करते हैं तो अंग्रेज इनको ले जाते हैं पकड़ के जेल में। जो ब्रिटिश सरकार होती है वो गांधी जी को जेल में डाल देते हैं और इनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है। कितनी? 6 साल की इनको सजा सुनाई जाती है। लेकिन इनकी गांधी जी की स्थिति खराब होने के कारण, मेडिकली फिजिकली खराब होने के कारण इनको 2 साल के बाद रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था इसके बारे में जो हमारी हरियाणा की भूमिका रही है आज तक की, यहाँ तक की असहयोग आंदोलन तक की। देखिए जो और थी, क्या थी वो, जब 1905 के अंदर जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल के विभाजन के टाइम पे, विभाजन होने के बाद में 1907 के अंदर मैंने आपको बताया था जो लाला लाजपत राय थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, म्यांमार जेल में भेज दिया जाता है। जो उपराज्यपाल होते हैं उनके आदेश के ऊपर हमारे जो भारत के वायसराय होते हैं वो उनको वहां पे जेल में भेज देते हैं। तो 1905 के अंदर जब ये बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पे हमारी एक नीति और अपनाई गई थी जिसका क्या नाम था, स्वदेशी नीति।
स्वदेशी नीति। स्वदेशी नीति यानी इसके अंदर क्या था, जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं खाने का, जो भी चीज XYZ या पहनने की, उन चीजों को अपनाया जा रहा था, हमारे यहाँ के अपनाई जा रही थी, यानी अपने देश की अपनाई जा रही थी जो बन रही थी, और ब्रिटिश सरकार की जो चीजें थी उनको इग्नोर किया जा रहा था, उनको छोड़ा जा रहा था, सब उसको छोड़ के जा रहे थे धीरे धीरे। इसीलिए यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और इतना ही नहीं, यह भी हुआ था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो काम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे उनके अधीन, वह भी वहां से अपनी ड्यूटी से इस्तीफा दे देकर, अपनी जो जॉब थी उनसे इस्तीफा दे देकर आ रहे थे और स्वदेशी नीति के अंदर भाग ले रहे थे। ठीक है, यह था। उसके बाद ही जब ये नीति बढ़ती जा रही थी, जब ही 1907 के अंदर लाला लाजपत राय जी को क्या करा गया था, जेल में भेजा गया था। ठीक है, तो यह था हमारा जो जिसके अंदर सेशन, जिसके अंदर हमारा हरियाणा की क्या भूमिका रही है। यहाँ तक नेशनल मूवमेंट है, इसके अंदर नेशनल की बात ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी जो हरियाणा की भूमिका रहती है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते जाएंगे, और आपका हिस्ट्री का भी यहाँ से रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इससे आगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे का चैप्टर। उसके अंदर आगे जो हमारी आज़ादी तक जो काम चले थे उसके अंदर हरियाणा की क्या भूमिका रही थी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या रोल निभाया था। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और यूं सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।